एक बात बताओ, जो तुम्हारे बाल ऐसे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ रखा है मेरे बाल को ही और ऊपर की ओर खींचे जा रहा है सारे बाल को बाहर। ऐसा लग रहा है कोई गैलरी में बहुत तेज तेज से भाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धम धम मेरे से पहले कोई चल रहा है। बड़ी डाउट था कि ये आत्मा है। ये तुम्हारे साथ में एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आ गए थे। मतलब लोग नहीं थे, वो आत्माएं थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आती है, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज जब हम जाते हैं तो कभी कभार एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। कभी कभार हॉस्टल में, पीजी में, अपार्टमेंट में जाना पड़ता है। लेकिन एक बात और जो मैं आपके मद्देनजर डालना चाहता हूँ कि आपने भी सुना होगा कि लगभग सारे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्टल, पीजी, अपार्टमेंट तो कब्रिस्तान के ऊपर बने हैं या शमशान के ऊपर बने हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप घूमकर ऐसे ही किसी अपार्टमेंट में, कॉलेज में या हॉस्टल में पहुंच जाते हो जो शमशान या कब्रिस्तान के ऊपर बना हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चले कि अगला निशाना सीधा आप पर है। मतलब आप हो अगले जो पोजेस होने वाले हो। आज का ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें ज्योति ने भेजा है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। बात है 2010 की, जब ज्योति अपनी 12th क्लियर करने के बाद अपना कॉलेज कंटिन्यू करने के लिए झारखंड, रांची में जाती हैं। वहाँ पर इनका कॉलेज में एडमिशन हुआ था और आगे पीछे कुछ रिलेटिव्स भी थे। लेकिन ज्योति के पापा का ये मानना था कि हम उन्हें रिलेटिव्स के पास ना भेजकर, किसी का एहसान ना लेकर, आसपास का जो हॉस्टल था वहाँ पर उनका दाखिला करवाना था। उनका वहाँ पर एडमिशन कराया गया और एडमिशन कराने के बाद उनके मम्मी पापा जब वहाँ पर आए थे रांची, झारखंड में, जब अच्छी तरीके से हॉस्टल की निगरानी की गई, हॉस्टल को देखा गया, तो हॉस्टल का जो नक्शा था वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 मंजिल का हॉस्टल था जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जो ऑनर की फैमिली थी वो रहा करती थी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर ज्योति 2 लड़कियों के साथ शेयरिंग में रह रही थी, मतलब ट्रिपल शेयरिंग में वो कमरा था। इनके पूरे फ्लोर पे 3 से 4 कमरे थे जिसमें एक कमरा खाली था। उसके बाद ऊपर वाला जो फ्लोर था उसमें सारे रूम फुल्ली ऑक्यूपाइड थे। इस हॉस्टल में आने के बाद ज्योति एक नया जीवन देखने वाली थी, एक ऐसी लाइफ जहां पर वो बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से करने वाली थी। 2010 में इनके पास फोन नहीं था, लेकिन जो ऑनर थी उसके पास एक लैंडलाइन फोन था जहां पर सब लोग, घर वाले, परिवार वाले उनके पास कॉल करके अपने बच्चों से बात किया करते थे। शिफ्ट होने के बाद मम्मी पापा वापस चले जाते हैं और पहली ही शाम यहाँ पर ये लड़कियों के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करती हैं। इस हॉस्टल की जो लड़कियाँ थी वो बहुत ही साधारण थी, मतलब इनका जो व्यवहार था, जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने वक्त नहीं लगाया, ज्योति को आपस में घोल मेल लिया। सब कमरे में आके एक दूसरे को पूछने लगते हैं कि भाई आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। और जिन रूममेट्स के साथ ज्योति रह रही थी वो रूममेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ज्योति ने पूरे अपने रियल इंसिडेंट में मेंशन किया कि भाई मुझे परिवार वाली फीलिंग मिल रही थी वहाँ पर, पूरा व्यवहार बहुत अच्छा था। अब आते हैं जो वहाँ पर फैमिली रह रही थी। अक्सर कहते हैं बंगाली फैमिली ब्लैक मैजिक के लिए जानी जाती है, लेकिन आज मैं इस पे से पर्दाफाश कर दूंगा। वैसे कहते हैं कि जो बंगालीज होते हैं वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली रह रही थी वो बंगालीज की फैमिली थी। एक लड़का, एक लड़की। लड़की जो थी वो बड़ी थी, लगभग उसकी उम्र 25-26 साल रही होगी, और जो लड़का था उसकी 17-18 साल रही होगी। उस फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली थे, मतलब जो अंकल थे, वो आर्मी में थे तो वो ज्यादातर बाहर रहा करते थे, और जो आंटी थी वो बहुत मेहनत किया करती थी। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आंटी कैसी दिखती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ज्योति के जो अनुसार हम चीजें देखने वाले हैं, उन्होंने बताया कि जो बंगाली आंटी थी वो साड़ी पहना करती थी, एक बड़ी सी बिंदी लगाया करती थी, सिंदूर उनका जो होता है बंगाली इसमें वो था, नेल पेंट था, और आंटी कजरा लगा के रहती थी। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे अपनी जो किचन बना रखी थी वहां पर वो किसी को भी नहीं आने देती थी, सिर्फ अपने कुक को आने देती थी। हम जितनी भी लड़कियां थी उनसे मिलने की कोशिश भी करती थी तो शाम को ही मिल पाते थे, क्योंकि आंटी ने कोई ज्यादा हेल्पिंग हैंड रखे नहीं थे। परिवार को चलाने के लिए आंटी ने अपने आप से ही सारी चीजें करनी होती थी। अब जब पहली शाम ये अपने आप को कंफर्टेबल कर रही थी तो ज्योति सुनती है जो लड़कियां वहां पहले रह रही थी पुराने कमरों में, वो मैस में डिस्कस कर रही थी आपस में। जो मैस था वो 2nd फ्लोर के ऊपर था, छत के बिल्कुल पास में एक बड़ा सा कमरा बना रखा था। वहीं पर बैठ के सारे के सारी ये डिस्कस कर रही थी कि पता नहीं रूम के बाहर से कौन भागता है, पता नहीं कौन ऐसे आसपास से निकलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तो है जो कमरे में झांक रहा है। बार बार ऐसा लगता है यार चूड़िया खनखना रहा है, कोई पायल बजने की आवाज आती है, रूम के बाहर से पता नहीं कौन भागता है। ज्योति वहां पर बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, और हल्के से कान
जैसे होता है ना बातों पे लगा रखे हैं, वैसे ही वो सुन रही थी धीरे धीरे कि लड़कियां क्या बात कर रही हैं। ज्योति वहां से उठती है और अपनी रूममेट्स को बोलती है कि यार मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग कमरे में आ जाना। तो वहां जो लड़कियां बैठी थी वो अचानक से ज्योति को बोलते हैं, अरे पागल, तेरे ही रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तेरे रूम के बाहर ये सब कुछ होता है। ज्योति ने इस चीज़ को सुना, थोड़ा तो उन्हें डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि भाई मैं इन सब चीज़ों पे ना भरोसा नहीं करती, और मैं अगर सच बताऊं, अगर इन सब चीज़ों को मानती भी हूँ कि कोई भूत प्रेत होता है, तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। ये अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद इनकी जो रूममेट्स आती है वो आके बताती है कि यार हमें भी ना यहाँ पर आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन लड़कियाँ सच बोल रही थी, पता है रात को ना यहाँ पर पायल छनकने की आवाज़ आती है, बार बार ऐसा लगता है कि आगे पीछे ना कोई भाग रहा है। ज्योति ने इस चीज़ को सुना और बार बार ज्योति यही बोलती थी, यार तुम लोग ना पागल हो गए हो, तुम लोग पता नहीं इन बातों में कैसे आ जाते हो, ये चीज़ें नहीं होती। ये लोग इन बातों को डिस्कस तो कर रहे थे, लेकिन इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस हॉस्टल में ये रह रहे हैं उसका एक पुराना इतिहास इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये पहला दिन था जब ज्योति उन लड़कियों के साथ इस बारे में रात को बातचीत कर रही थी। वो लड़कियां शक्ल से ही देखने पर काफ़ी डरी लग रही थी, लेकिन फिर भी ज्योति ने इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ज्योति उस रात बहुत ही सुकून की नींद सोई, क्योंकि पहला दिन ट्रैवल करने के बाद, शिफ्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सुबह जब ये उठती हैं, बाहर नज़ारा देखती हैं बालकनी से, तो बाहर कड़ाके की बारिश पड़ रही थी, बिजली पूरे उफान पे थी। वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे अब बादल फटने के आसार नज़र आ रहे हैं। इन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया और कॉलेज में फ़ोन करा तो पता चला कि कॉलेज 3-4 दिन बाद से स्टार्ट होने वाले हैं। इनको ये चीज़ पहले से पता थी, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। अपनी रूममेट से बात करने लगी कि यार हमारा कॉलेज 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा, इतने हम क्या करें। तो लड़कियां जो थी वहाँ पर आपस में डिस्कस कर रही थी, ये 2-3 बैठ के, कि हम जब कॉलेज खुलेगा तो पहले 2 दिन हम क्या पहनने वाले हैं। जैसे कि लड़कियों में एक आदत होती है कि वो पहले से ही चीज़ें प्लान करके चलती हैं। लड़कों का तो ये जो हाथ में आया पहन के चल दिए, लेकिन लड़कियां आपस में प्लान कर रही थी। और इनके जो साइड रूम में लड़कियां रह रही थी वो अचानक से नज़र मारती हैं और देखती है कि मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इनके कमरे में आ जाती हैं, जहाँ पर ज्योति की एक जो रूममेट थी वो चाय बनाना शुरू करती हैं, और ये 6 लड़कियां उस रूम में अवेलेबल थी। जैसे ही ज्योति की दोस्त चाय लेके आती है, अचानक से सारी लड़कियों की नज़र पड़ती है ज्योति के बाल पे। ज्योति के जो बाल थे वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे ज्योति के बालों को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। ज्योति के सर में अचानक से पेन होने लगा और सारी लड़कियां जोर से चिल्लाने लगी कि ज्योति तेरे बाल एकदम से ऊपर कैसे हो गए यार। जब तक सब इस चीज़ को समझ पाते, ज्योति भी अपने बालों पे हाथ लगाती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने बालों को ऊपर से पकड़ रखा है, और ज्योति अपने बालों को फील कर पा रही थी कि मेरे बाल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। फिर अचानक से वो बाल रिलैक्स पोजीशन में आ गए, जैसे किसी ने अचानक से छोड़ दिया। उनमें से एक लड़की थी जो थोड़ी सी समझदार थी, थोड़ी बड़ी थी, वो अचानक से चल के ज्योति के पास आती है और उनके बाल नीचे करने की कोशिश करती है। 2 मिनट वो बाल नीचे करती रही, बाल बार बार नीचे करती, और ज्योति के सारे बाल अचानक से ऊपर होने लगते। ये देखने के बाद रूम में बहुत ही बुरा डर का मंजर बैठ गया था। ये जो इंसिडेंट इनके सामने हुआ, बाल खींचने वाला, ये सब ने देखा और एक एक करके सब इनके रूम से बाहर चले गए। यहाँ पर बैठने के बाद ज्योति अपनी दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी कि यार ये क्या हुआ, कैसे हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है। इन्होंने रूम बंद करा और शाम का टाइम हो रहा था, कड़ाके की बिजली, वही तेज़ बारिश। जब ये आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे थे, अचानक से इनके जो बाथरूम का वाटर टैप था वो ऑन हो जाता है। वहाँ से पानी गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। ये एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पर आए तो बाथरूम में कौन है। ज्योति हिम्मत करती है और सीधा जाके बाथरूम का गेट खोलती है। बाथरूम के गेट खोलने पर इन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। ये गेट बंद करने के बाद सीधा टैप को ऑफ करके अपने वापस बेड पे आके बैठ जाती हैं। डर का माहौल बहुत ज़्यादा हो रखा था, सारी लड़कियाँ रूम से जा चुकी थी। ज्योति और इनकी 2 दोस्त अकेली बैठकर इसी बारे में सोच रही थी। तभी एक लड़की बोलती है ज्योति की दोस्त कि यार तू एक काम कर, सबसे पहले ना तू बाल बांध ले, अगर तू बाल बांध लेगी ना आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तभी ये लड़कियां ऑब्जर्व करती है कि ज्योति के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी, मतलब ज्योति ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा था। वो ज्योति को बोलती है कि ज्योति इतना परफ्यूम नहीं लगाते यार, तू तो ना मरो को भी अपने पास बुला लेगी। ज्योति हंसती है और अपने बाल बांधना शुरू करती है। तभी अचानक से जब ये तीनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे, एकदम से रूम के बाहर किसी के भागने की आवाज़ आती है। ऐसा लगा जैसे फुल स्पीड में कोई छन छन करता हुआ वहाँ से निकला हो। ज्योति एकदम से बोलती है यार तुमने सुना अभी रूम के बाहर से कोई गया है। तो जो बाकी लड़कियां बैठी थी वो बोली कि इसी बारे में तो कल डिस्कस हो रहा था कि कैसे यहाँ पर बार बार ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो ज्योति ये सोच रही थी यार मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, मतलब मैं अपने घर वालों को इस बारे में कैसे बताऊं। ज्योति बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से ये रात जो इनकी थी गुजरी। हनुमान चालीसा गाते गाते कब इन तीनों की आंख लग गई
इन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह उठ के देखते हैं तो देखते हैं कि मौसम अभी भी बहुत बुरा हो रखा है, बहुत तेज़ बारिश और बहुत अच्छी तरीके से हवा चल रही थी जो बालकनी के सारे कपड़ों को बुरी तरीके से हिला रही थी। इन लोगों ने कपड़े ये सोच के सुखाए थे कि थोड़ा सा जब गैप मिला तो अब बारिश नहीं आएगी, लेकिन बारिश अपना पूरा कोहराम दिखा रही थी। तभी इनमें से एक लड़की बोलती है कि चलो पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं मैस में। जब ये मैस में जाते हैं तो देखते हैं कि सारी ही लड़कियां जो है पूरी तरीके से डरी हुई और आपस में यही डिस्कस कर रही हैं कि इस हॉस्टल में हो क्या रहा है, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये जाके ऑनर से डिस्कस करें। शाम होते ही लगभग 5-6 बजे होंगे, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार रात को फिर दोबारा ऐसा होगा कि कोई छनछनाता हुआ भागेगा। ये चीज़ ज्योति ने डिस्कस ही करी होगी, अचानक से उसी टाइम 5-6 बजे कोई इनके कमरे के बाहर से छनछनाता हुआ भागा। ये लोग भाग कर गए और इन्होंने गेट खोल के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस टाइम पर ऐसा लग रहा था जैसे वो छनछनाने की आवाज़ सिर्फ इन्होंने सुनी थी। ये अंदर आते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं कि यार आज तो शाम को ही सब कुछ शुरू हो गया, रात भी नहीं होने दी। तभी अचानक से मुश्किल से थोड़ा सा टाइम बीता होगा, 1-1.5 घंटा, जब ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया और जो ज्योति थी वो बोलती है कि यार मैं अपने घर से हनुमान जी की एक तस्वीर लेके आई हूँ और तस्वीर के साथ साथ ना मैं जोत बत्ती भी लेके आई हूँ। तो एक काम करते हैं, जब से हम यहाँ पे आए हमने पूजा पाठ नहीं किया, एक काम करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। शाम के टाइम पे इनकी एक दोस्त थी जो रूममेट थी, वो नहा के निकली थी, तो उनसे ज्योति ने बोला कि एक काम कर, तू जोत बत्ती जला और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और इस कमरे को हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे, शुरू ही कर रहे थे, अचानक से जो वहाँ पर 3 सिंगल बेड पड़े थे उसमें से ऐसा लगा जैसे एक बेड को किसी ने ज़ोर से उठाया और दे के ज़मीन पर मारा। इन लोगों का ध्यान भंग हो गया था। जैसे ये कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, एकदम से गेट पे से आवाज़ आती है कि तुम लोगों की खीर बन गई है, जितनी जल्दी हो सके आके खा लो। ये लोग एकदम से सोचना शुरू करते हैं यार आज तो मेन्यू में खीर है ही नहीं, तो ये खीर कैसे बनने लगी। ये जब सोचने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ किसकी थी तो इन्हें याद आता है ये आवाज़ तो हमारी ऑनर की है। ज्योति धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती है और गेट खोलती है। गेट खोलने पर सामने ऑनर खड़ी थी जिन्होंने पूरा नक्शा ऐसा बना रखा था जैसे नील परी चल के आई हो। एक नीली साड़ी, नीली लिपस्टिक, नीली बिंदी, सिंदूर, नीले ईयरिंग, नेल पेंट भी नीला। और वो जो औरत खड़ी थी, ज्योति ने मेंशन किया कि अक्षय भाई जैसे ही मेरी आंखें उनकी आंखों से मिली मेरे पे एक अजीब सा वशीकरण हो गया। मतलब मैं उनकी आंखों में देखती ही रह गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ मुझे आकर्षित कर रही है। और ये उनसे बोलती है कि आंटी बोलिए क्या हुआ। वो आंटी बोलती है कि क्या हुआ, मेरे आने से डर गई तू। तो इधर से ज्योति बोलती है नहीं नहीं आपको तो पता ही है मैं कहाँ डरती हूँ। और उधर से आंटी जो थी ऑनर बोलती है हाँ मुझे तो पता ही है तू कहाँ डरती है। और एक अजीब सी स्माइल देती है, अजीब तरीके से हंसती है और बोलती है कि अच्छा वैसे तू नहीं डरती तो एक काम क्यों नहीं करती, तू कमरे से बाहर आ जाना। और यहाँ पर जो ज्योति थी वो चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट थी, उन्हें पता था कि मेरे सामने जो कोई खड़ा है वो कोई आंटी नहीं है, वो पक्का कोई पैरानॉर्मल स्पिरिट है, कोई एंटिटी है जो मुझे इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब इन्होंने दरवाज़ा इस तरीके से खोल रखा था कि जो 2 लड़कियां थी जिन्होंने हाथ में हनुमान चालीसा पकड़ रखी थी वो तो देख भी नहीं पा रहे थे कि ज्योति किससे बात कर रही है। ज्योति अचानक से बोलती है कि आप बाहर मुझे क्यों बुला रहे हो, आपके बस किया तो आप अंदर आ जाओ ना, बैठो हमारे साथ थोड़ी देर। और इसी बात पे इनकी बहस होना शुरू हो गई। वो जो बाहर खड़ी आंटी थी वो बोलती है अरे आओ ना खीर खिलाती हूँ, और ये बोलती है कि अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले हनुमान चालीसा तो पढ़ लें। इनकी इतनी देर तक बहस चलने पर जो रूममेट थी वो बोलती है अरे यार या तो तू अंदर आ जाए या किवाड़ बंद कर दे। ये पीछे मुड़ती है ज्योति और बोलती है कि देखा आंटी आई है, आओ तुम्हें भी दिखाऊं। तो दोनों रूममेट जैसे ही निकल के आती हैं और ज्योति भी पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखने के बाद इनको जो झटका लगा, ज्योति को तो पहले से ही पता था कि वो कोई एंटी नहीं थी, वो कोई एंटिटी थी, लेकिन इन रूममेट्स को ये कैसे समझाएं। ये रूम में वापस आते हैं, हनुमान चालीसा जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से पूरी करते हैं और अचानक से ज्योति बोलती है कि यार एक काम करो नीचे चलते हैं और देखते हैं आंटी ने हमारे लिए खीर बनाई है या नहीं बनाई। यहाँ पर ये खुद भी हंसते हुए रिकॉर्डिंग में बोल रही है कि मेरे अंदर पता नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कौन सी शक्तियाँ आ गई, मैंने लड़कियों को बोला और हम तीनों कदम ताल चलते हुए सीधा नीचे पहुँचते हैं। ये नीचे पहुँचते हैं और बेल बजाते हैं तो जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो ऑनर की बड़ी लड़की थी, वो आती है और इन तीनों की शक्ल देख के बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो ऐसे आए हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तो वहाँ पर ज्योति खड़ी थी, वो बोलती है कि नहीं नहीं हमें आंटी से कुछ बात करनी है। तो वो जो लड़की थी वो बोलती है मम्मी आपसे मिलने दीदी आई है, इनको कुछ काम है। तो अंदर से आवाज़ आती है इन्हें अंदर बुला लो, मैं बात कर लेती हूँ। जब ये किचन में जाती हैं
अभी इन्होंने जो हुलिया ऊपर देखा था ज्योति ने कि कोई नील परी बन के आई थी, नीली साड़ी, सिंदूर वगैरह, लिपस्टिक और सब कुछ, ईयरिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर था, जैसे कोई पार्टी में आंटी जाने वाली है। जब ये किचन में आंटी को देखती है तो उनकी जो हालत थी, एक पुरानी लाल कलर की साड़ी, उजड़ा सिंदूर, नेल पेंट जो पूरा भी नहीं था और पसीने से लथपथ। ज्योति पूछती है कि आंटी आज आपने खीर बनाई है? तो आंटी बोलती है कि बेटा खीर तो परसों बनेगी, आप आज खाना चाहते हो क्या? पहले बता देते, मैं बना देती, आज तो खीर नहीं बनी। तो ये लोग फिर दोबारा पूछते कि आप याद करो, आपने खीर बनाई होगी शायद। तो आंटी बोलती है बेटा अगर आपको खानी थी तो मुझे पहले बता देते, अब तो मेन्यू में तो खीर है नहीं आज के, वो तो परसों बनेगी, आपको पता तो है। तो ज्योति हिम्मत करती है और पूछ लेती है कि आंटी आप ऊपर आए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले सज धज के? तो आंटी बोलती कि बेटा मेरा हुलिया देख के तुम्हें लगता है कि मैं ऊपर आऊँगी? मुझे ये सारा काम करना है, तुम बदमाशी मत करो, तुम जाओ अपने अपने कमरे में। ज्योति और उनकी रूममेट्स ने ये चीज़ सुनी और जब वो ऊपर आने लगे फिर दोबारा उन्हें ऐसा लगा जैसे उनसे आगे कोई दबे पैर चलने लग रहा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई तो एंटिटी है जो उनके साथ चलने लग रही है। ये धीरे धीरे अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आने के बाद जब ये कमरा बंद करते हैं, इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। अभी अपने कमरे में आते तीनों और आपस में डिस्कस करना शुरू करते कि यार अभी कॉलेज जब तक खुल नहीं रहा ना तो 3-4 दिन और हमें घर चलना चाहिए और अपने घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हॉस्टल की दूसरी लड़कियों को तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन इनको ये सब कुछ फील क्यों हो रहा है, मतलब इन्हीं के साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। अगली सुबह ये उठती हैं और मौसम देखती है तो मौसम वैसा ही हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शाम तक इन लोगों ने सारे हॉस्टल में पता करा कि यार तुम्हें भी ये सब कुछ सुनाई दे रहा है क्या? तो हॉस्टल की लड़कियां जो थी वो बोली कि यार हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, हमें कोई वैसे भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो लड़कियां दावा करती थी कि हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, लड़कियों के साथ वो नहीं होता था। ये लड़कियां रैगिंग लिया करती थी इस तरीके से जब भी कोई नया आता था, और ये तीनों ही लड़कियां नई आई थी तो इनके सामने ये सारी चीज़ें बना दी थी। लेकिन बनाने के बाद इनके साथ ये जो चीज़ें हो रही थी, अब ये किस वजह से हो रही थी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्योंकि बंगाली आंटी अपना खाना बना रही थी, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं हो रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे जो हो रहा था इनके साथ हो रहा था, और सेकंड फ्लोर पे किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। 2 दिन 2 रातें इन्होंने बड़ी मुश्किल से काटी और उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड करा कि बारिश गई तेल लेने, ये बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी, लेकिन हमें अपने घर जाना है। कोई ट्रेन से जाने वाला था, कोई बस से जाने वाला था, तो जो बाकी की 2 लड़कियां थी वो तो बस से निकल गई। जो ज्योति थी उन्हें ट्रेन से जाना था। जो रास्ता इनके घर तक का था वो बहुत ज़्यादा दूर का नहीं था। ये सुबह सुबह जाके 9 बजे प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आके बैठती है अपनी टिकट लेके, इन्होंने मुंह नीचे करा और जैसे ही मुंह ऊपर करा तो अचानक से वो जो हेलुसिनेशन हो जाते हैं इनके साथ वो होने लगा और इन्हें ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पे से सारे लोग कहाँ चले गए। इनको अगर कोई दिख रहा था तो बस एक कौवा इनके पास आता, बार बार इनकी चुन्नी खींचता, इनके बैग के ऊपर चोंच मारता, इनके हाथ के ऊपर चोंच मारता, इनके बालों से खेलने लगता, उन बालों को खींचने लगता। ज्योति को लग रहा था कुछ सेकंड्स बीते हैं, लेकिन ये करते करते उनको शाम हो गई थी। और जो सबसे खौफनाक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 ट्रेन ज्योति के सामने से निकल गई जो उनके घर की ओर उन्हें लेके जाने वाली थी। शाम के 6 बज गए थे। ये सोचते सोचते उनको कि कितना टाइम हुआ है, उनके ऊपर ये जो हेलुसिनेशन भारी हो रहा था, 6:30 बज गए। किस्मत वाली बात होती है कि कोई उनके जो शहर में उनके घर के पास रहने वाले भैया थे वो अचानक से ज्योति के पास आते हैं। ज्योति ने खुद मेंशन करा कि भगवान को जब किसी को हमारी मदद के लिए भेजना होता है ना भाई, तो वो इसी तरीके से भेजते हैं। एक भैया इनके आते हैं और अचानक से ज्योति को हिलाते, ज्योति क्या कर रही हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ज्योति एकदम से होश में आती, बताती भैया मेरा हॉस्टल था और मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो वो भैया बोलते हैं ट्रेन सामने लगी तो ही है, 6:45 बजे की ट्रेन थी और ये लास्ट ट्रेन थी जो वहाँ से 7 बजे निकलने वाली थी। भैया बोलते चलो चलो मेरे साथ फटाफट। ज्योति को उठाते हैं, ट्रेन में ले जाते हैं और एक जगह बैठाते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी और ये जाके साइड में बैठ जाते हैं। जैसे ही अपने रास्ते पे पहुँचती है अपने घर की तरफ, पहला प्लेटफॉर्म जो आता है एकदम से भैया बोलते ज्योति उठो, क्या कर रही हो तुम, कहाँ जाने वाली हो, चलो यहीं उतरना है हमें। वो जो भैया थे वो ज्योति को किसी भी तरीके से उनके घर के बाहर लेके जाते हैं, पहुंचा देते हैं और सीधा इनके घर को नॉक करके बोलते हैं कि भैया बच्ची को संभालो, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरा रास्ता ये चुप रही है, जहाँ पूरे ट्रेन में नाच गाना चलता है आपकी लड़की ने एक शब्द नहीं बोला। इनके पापा इन्हें ध्यान से देख रहे थे और मम्मी आरती करके अभी जस्ट निकली थी पूजा वाले कमरे से। जैसे ज्योति ने पहला कदम घर में रखा और आरती की थाली सामने आई, आरती का जो दिया था वो फुप करके एकदम से बुझ गया।
ये देखने के बाद वहाँ जो पापा जी खड़े थे वो सबसे पहले बोले कि कोई अभी कुछ नहीं करेगा। उनके जो भाई थे जो भाग्य दीदी की तरफ जा रहे थे छोटे, उनको भी रोक दिया गया और वो बोलते कि रुक जाओ, मुझे पहले भस्म लगाने दो, मेरी बेटी आई है। इनके पापा मम्मी को मालूम पड़ चुका था कि ज्योति के ऊपर कोई बहुत बड़ी एंटिटी सवार हो चुकी है। इनके पापा जाते और भस्म लगाते हैं। भस्म लगाते ही ज्योति ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैंने ऐसा रिलैक्सेशन ना पिछले कितने सालों में फील नहीं किया था। मैं इतनी रिलैक्स हो गई, मेरे शरीर पे से इतना बोझ हट गया। मेरे पापा ने सीधा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मैं अपने कमरे में गई और मैं वो सुकून की नींद सोई। बस पापा ने सोने से पहले इतना बोला था कि ज्योति सुबह टाइम से उठ जाना, हमें घूमने जाना है। ज्योति सो गई। ज्योति सुबह उठने की कोशिश कर रही थी पर उनकी नींद ही नहीं खुल रही थी। उनके पापा उनके पास आए और उठाते हैं और बोलते कि चलो हमें जाना है घूमने के लिए। ज्योति उठती है, नहाती है, धोती है और पापा को बोलती है, पापा हम कहाँ जाने वाले हैं? कल ही तो मैं आई हूँ, मुझे आराम करने दो, मम्मी से मिलने दो, छोटे भाई से मिलने दो। उनके पापा बोलते हैं कि दादा के पास जाना है। दादा? दादा के पास क्यों जाना है? आप दादा के बारे में बता देता हूँ। इनके घर से कुछ ही दूरी पे एक बहुत ही सिद्धि पुरुष इंसान रहते थे जिनको बचपन से ही ज्योति दादा बोला करती थी। इनके पापा ने रात को उनसे ऑलरेडी ही बात कर ली थी और एक वक्त ले लिया था सुबह 9-10 बजे का। ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन जो उस टाइम पर दादाजी थे वो पूजा पाठ कर रहे थे। हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। जब उस टाइम की बात है 2010 की, और जब दादाजी मंदिर में से आते हैं और अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ लक्ष्मण। तो ज्योति के पिताजी का एक इमेजिनरी नेम हम रख देते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को जब अंदर बुलाते हैं तो बोलते हैं बेटी को थोड़ी देर बाहर बैठा दो। तो जब लक्ष्मण अंदर आते हैं ज्योति के पापा, तो वो सब कुछ बताते हैं जो दादाजी थे कि देखो तुम्हारी बेटी अकेली नहीं आई, कम से कम ऐसी बहुत सारी जो है आत्माएं उसके साथ चल के आई है। देखो तुम बाहर देखो तुम्हारी बेटी का हाल क्या हो रखा है। तो ज्योति उस टाइम खड़ी तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ज्योति को दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। बस वो जहाँ खड़ी होकर देख रही थी वहीं खड़ी होकर देख रही थी। तो इनके पापा बोलते कि दादाजी मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी बहुत प्यारी है और उससे कोई गलती नहीं हुई है। तो ये दादाजी बोलते हैं कि पता है मुझे, उससे कोई गलती नहीं हुई है, चलो अब चल के देखते हैं। तो ये अंदर वाले आंगन में लेके जाते हैं जहाँ पर कच्चा चौक बना हुआ था। वहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ लगे हुए थे, इमली का पेड़ और जैसे होता है पीपल का पेड़, बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर। वो दादाजी की ज़मीन, मतलब जो मंदिर वाली ज़मीन थी उसी के अंदर आता था वो हिस्सा। दादाजी वहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि ज्योति बेटा क्या हुआ था, हॉस्टल में तुम्हें कुछ हुआ है मैंने सुना है। तो ज्योति बताना शुरू करती है कि वहाँ पर जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लगा छन छनाने की आवाज़ आई। तो एकदम से बोलते रुक जा, पहले एक काम कर, इस सर्कल के अंदर आ जा, इस घेरे के अंदर आ जा। तो ज्योति उस घेरे के अंदर बैठती है और ज्योति जैसे ही बताना शुरू करती है कि वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर छन छनाने की आवाज़ आई, एक घंटी दिखी, मैंने उनसे बहस करी। अचानक से जो मौसम था वहाँ इस तरीके से करवट बदलता है, पूरा जैसे तूफान सा चलने लगता है और वो जो पेड़ की वहाँ पर जो पत्तियाँ थी उड़ उड़ के ज्योति के लगना शुरू करती है, जैसे चाटे मारने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ जो दादाजी थे वो बोलते बता बेटा बता, मैं सुन रहा हूँ। तो बताना शुरू करती है ज्योति कि ऐसे ऐसे मैं गई और मुझे ऐसे एंटिटी फील हुई जो कमरे के आगे से भाग रही थी, हमारा नल चल गया, फिर वो जो आंटी थी वो आई थी, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। जो ज्योति के पापा थे और जो ज्योति थी उन्हें पहले से पता था कि यार हमारे साथ कोई तो ऊंच नीच हो रही है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जो हॉस्टल में वो गए थे उस हॉस्टल की वजह से कुछ हो रहा था, या फिर वो जो बंगाली आंटी वहाँ पर रह रही थी उन्होंने कुछ किया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो दादाजी थे वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और तुम्हारी एक जो बुरी आदत है ना, बाल खोल के परफ्यूम लगा के इधर उधर मीठा खा के घूमने की, इसी वजह से तुम प्लेटफॉर्म के पास से कोई एक आत्मा को जागृत करके ले गई उस हॉस्टल में, और उस हॉस्टल में तुमने अपना तो जीना हराम करा, उन 2 लड़कियों का जीना हराम और कर दिया। वहाँ हॉस्टल पहुँचते पहुँचते तुम्हारे पास पता नहीं कितनी सारी आत्माएं थी जो तुम्हारे साथ चल के आ गई, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद तुम पे है कि वो तुम्हें पॉजेस नहीं कर पाई। अभी भी जो आत्मा तुम्हारे साथ आई है वो पेड़ों पे बैठी हुई है और सब कुछ सुनने लग रही है, जैसे तुम बोल रही हो, जैसे मैं सुन रहा हूँ वो भी सुन रही है। तो उस टाइम पर जो ज्योति के पापा थे वो भी बहुत डर गए थे और ज्योति भी बहुत डर गई थी। वो पूछना शुरू करती है दादाजी अब क्या होगा। तो दादाजी घेरे के बाहर 2 लाइन बनाते और बोलते हैं इस रास्ते से बाहर आ जाओ। उस रास्ते से बाहर बुला के वो उस घेरे को बंद कर देते हैं और फिर बताते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के गई थी जब तुम हॉस्टल में गई थी और वहाँ से तुमने बहुत सारी आत्माओं को जागृत कर लिया था। अब सिंपल सी चीज़ है, मुझे पूजा पाठ करनी है और इन आत्माओं को इस मंदिर से भी दूर निकालना है जहाँ पर मैंने इन्हें कैद कर लिया। तो वहाँ पर ज्योति बैठी, उनके पापा लक्ष्मण बैठे और दादाजी ने पूजा करनी शुरू करी। 2-2.5 घंटे पूजा चली, जहाँ पर हर आहुति पे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बहुत तेज हवा का झोंका आ रहा था। एक एक करके सारी एंटिटीज़ वहाँ से चली गई और फिर दादाजी ने बताना शुरू करा कि बेटा ऐसा है, आज के बाद तुम्हारे साथ ये चीज़ें आम तरीके से होती रहेगी। कोई भी आत्मा तुम्हें कहीं भी खड़ी दिख सकती है क्योंकि तुम्हारी तीसरी आँख खुल चुकी है, मतलब 3rd आई ओपन हो गई है।
एक बार द्वार खुलने के बाद ये चीज़ें होती रहती है, तो अब तुम्हें इन सब चीज़ों को झेलना सीखना होगा। और फिर ज्योति ने मेंशन करा कि जो दादाजी ने बोला था वो बिल्कुल सच था। मेरे को बार बार हर जगह एंटिटीज़ दिखना शुरू हो गई, जहाँ पर किसी को भी एंटिटीज़ नहीं दिखती थी मुझे दिखना शुरू हो गई। और उसके बाद मेरे साथ जो चीज़ हुई कि मैंने अपने बाल बांधने शुरू कर दिया और परफ्यूम बिल्कुल ना बराबर कर दिया। जब मैं किसी पार्टी में जाती थी तब परफ्यूम लगाती थी। इसके बाद मैंने जो दादाजी ने बताया वो सब कुछ अपने ऊपर से हटा दिया। वहाँ पर पूजा पाठ हुआ। उसके बाद दादाजी ने मुझे बताया कि मैं जिस तरीके से भगवान की पूजा करती हूँ, जिस तरीके से भगवान को मानती हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं मानती, लेकिन जितना भी मानती हूँ, भगवान ने मेरे ऊपर आशीर्वाद ये बरसाया कि कोई भी एंटिटी मुझे पोजेस नहीं कर सकती। मतलब इतनी सारी आत्माएं मेरे साथ थी जिन्होंने मुझे पोजेस करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद अब 2025 आ गया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि एंटिटीज़ मुझे इसी तरीके से दिखती रहती है और मेरे पास ऐसे बतेरे किस्से हैं जहाँ पर मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये ज्योति का पार्ट 1 था, जहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें इनकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। और अगर वो इस तरीके से हमें इंसिडेंट भेजती रहेंगी कि सेकंड पार्ट क्या हुआ, थर्ड पार्ट क्या हुआ, फोर्थ पार्ट क्या हुआ, तो हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना होगा कि जिस तरीके से ज्योति के जो द्वार है जो शरीर के खुल गए हैं, जिस वजह से एंटिटीज़ आ जा सकती हैं, वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दें और अपने किस्से बताएं जहाँ पर जनता उनसे सीख पाए। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हॉस्टल ही जो है शमशानी होते हैं, या हॉस्टल ही जो है कब्रिस्तान के ऊपर बने होते हैं, या बंगालीज ही ब्लैक मैजिक करते हैं। कभी कभार हमारे दिमाग में उपज चल रही होती है और हमारी खुद की गलती होती है कि हम इतना परफ्यूम लगा लेते हैं, हम खुले बाल करके मीठा खा के घूम रहे होते हैं, जिस वजह से हम अपना तो नुकसान करते हैं, साथ में दूसरों का भी नुकसान करते हैं। खैर, इसके बाद मैं यही कहूँगा कि बस इतना ध्यान रखिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो इतना परफ्यूम मत लगाइए कि जो इस दुनिया में नहीं है वो आपको अपनी दुनिया में ले जाने पर मजबूर हो जाएं। जितना ज़्यादा हो सके संभल के रहिए। और नए व्यूअर्स से हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट होती है, जो नए हमारे चैनल पे लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा मोटिवेशन बनाए रखे, क्योंकि इस तरीके से सब्सक्राइबर की रिकॉर्डिंग लाना, कमेंट करवाना, पिन करवाना आसान नहीं होता। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शोरा शो, जहाँ पर इसी तरीके के सब्सक्राइबर आके अपनी आप बीती बताते हैं, अपनों के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो बताते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कभी कुछ हुआ या आपने सुना है और आप कैमरे पे आना चाहते हैं, चीज़ें बताना चाहते हैं जहाँ पर किसी की गलती, किसी की सीख बन पाए, तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करने के बाद आपको बुलाएगी। दिल्ली में हमारा सेंटर है, इसी तरीके से हम बैठ के कैमरे पर बातचीत करेंगे। आप अपनी घटनाएं बताएंगे जहाँ पर जनता उससे अवेयरनेस ले सकती है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों तक जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं। और आखिरी में आके यही बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स से प्यार करना सीखिए, माँ बाप से जितना ज़्यादा हो सके करीब रहिए, उनसे एक एक चीज़ें डिस्कस कीजिए, दादा दादी, नाना नानी, सबसे प्यार बना के रखिए क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा किया है। भाई बहनों को कुछ ना कुछ सबक देते रहिए, हमारी वीडियो सब तक पहुँचाइए ताकि वो भी जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस ले पाए। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। सडनली आवाज़ आती है बाहर से, तुम लोगों के लिए आज खीर बनी है, आके खा लो। उसकी जो आंखें थी ना आंटी की, इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी, मैं देखती रह गई। मुझे कहती क्या हुआ, तुम डर गई? मैंने कहा अभी तो आप ऊपर आई थी, आपने आवाज़ लगाया कि अभी आज खीर बनी है, खीर खा लो। तो वो कह रही है कि बेटा खीर का आज नहीं है, खीर के लिए हम लोग कल या परसों देखते हैं, आज का तो मेन्यू में खीर था भी नहीं। मेरे सामने से मेरे घर जाने वाली 3 ट्रेन जा चुकी और मैं वैसे ही बैठी हूँ क्योंकि मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा कि 3 ट्रेन जा चुकी है मेरे सामने और सिर्फ एक काला कौवा दिखाई पड़ रहा है।